सो फ्रेंड्स, काफ़ी अरसे से आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। आई थॉट कि एक ही दफ़ा मैं वीडियो बना के क्लैरिफाई कर ही देता हूँ। सो बेसिक क्वेश्चन तो आप लोगों का ये था कि मैं एक इंजीनियर हूँ और इस वक्त भी मैं जॉब भी इंजीनियरिंग रिलेटेड करता हूँ, फिर भी मैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस क्यों बनाता हूँ। सो इसका आंसर तो मैं देता हूँ, लेकिन वाइल आंसरिंग दिस मुझे 3 एस्पेक्ट्स और ड्रिल डाउन करने पड़ेंगे इस पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको आज बताऊंगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है और मैं उसको किस तरह से मैनिपुलेट करता हूँ, और आखिर में ये कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ। अच्छा, इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मकसद तो ये भी है कि जो लोगों में मिसकॉन्सेप्ट आ गया है कि हमारी एक डिग्री है, हमने इस डिग्री को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर कंप्लीट किया है, अब ये अगले 30 साल या 40 साल जो हमारे अगले प्रोफेशनल 40 साल होंगे, वो हमें इसी से जुड़ के रहना है। तो ये मुझे थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट लगता है अपने मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर, और इवन बाहर भी जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी, उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बस जाता है कि अगर बंदे ने इंजीनियरिंग की है तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की जॉब करेगा। अगर उसने मेडिसिन पढ़ी है तो वो डॉक्टर बनेगा, इसी तरह सो एन एंड सो फोर्थ, लॉयर है तो लॉयर ही बनेगा। तो ये एक मिथ है बेसिकली, जिसको ब्रेक करना चाहिए। वैसे तो बहुत हद तक नए ज़माने के अंदर ये ब्रेक हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों में दिमाग में ये चीज़ रहती है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मैं ये इस तरह की वीडियोस कैसे बना सकता हूँ, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें लोग डिविएट करते हैं अपने पाथ से और अपने प्रोफेशन से, और उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आजकल के ज़माने में बहुत सिंपल सी बात है, आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और डोमेन में मिल रही है और आपने इंजीनियरिंग की भी है तो ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग का हाथ पकड़ के बैठे हैं कि मैं इसी डोमेन में जॉब मिलेगी तभी मैं आगे काम करूंगा, या मैं इस डोमेन के अंदर से बाहर नहीं निकलना चाहता जस्ट फॉर द रीज़न कि आपने डिग्री उस डोमेन में ले ली। अगर आपको अच्छी लगती है वो डोमेन तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि आपने डिग्री उसमें ली हुई है और सिर्फ इस वजह से आप रुके हुए हैं अपनी जगह पर, तो ऐसा ना करें। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अच्छा, ये तो हो गया बैकग्राउंड। कुछ मैं इसमें आपको बताऊं कि मैं अपनी कुछ चीज़ें, जैसे अभी रिसेंटली हम ओमान गए थे, तो ओमान के अंदर मैंने किस तरह से कितना खर्चा किया था, कितना खर्चा हो सकता है मिनिमम, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किन किन जगहों पे गया था, मैंने उस न्यूज़ लेटर के अंदर बताया था। न्यूज़ लेटर को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर दी। इसी बात पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। सो लेट मी बी वेरी क्विक हियर, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। मैं 2000 के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी, 2001 2002 के अंदर मैंने ग्रेजुएट किया था। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से, और उसके बाद मैं इमीडिएटली यूके चला गया था। यूके जाके मैंने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के अंदर मास्टर्स किया था। उस वक्त विद इन कोई गैप नहीं लिया था, मैंने फ़ौरन चला गया था यूके। यूनिवर्सिटी के दरमियान मैं एक बिज़नेस कर रहा था, उस बिज़नेस के थ्रू मैंने अपनी यूनिवर्सिटी, जो यूके की यूनिवर्सिटी थी, उसकी फ़ीस थी, मैंने फाइनेंस की थी। उस ज़माने में ये बड़ी बात थी कि मैंने अपने पैसों से विदाउट एनी गैप फ़ौरन चला गया था। ऑल्दो कि मेंटरशिप नहीं होने की वजह से कुछ गलतियाँ की। गलती ये की कि जो बिज़नेस मैं कर रहा था उसको मुझे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था। यूके जाने के बाद मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए था। कुछ गलतियाँ ऑफ कोर्स इस तरह की थी, क्योंकि यूके से फ़ौरन मैं वापस आ गया था और यहाँ पर आके मैंने पाकिस्तान में जॉब स्टार्ट की थी। जॉब भी मिलते हुए तकरीबन कोई 5-6 महीने लग गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी। और इवेंचुअली जब मैं जिस जॉब में गया, 4-5 जॉब क्विकली जंप करने के बाद, तो मुझे फाइनली एक जॉब मिली जो कि मुझे पसंद आई, डे 1 से पसंद आई। उसमें बेसिकली जो काम था वो डेटा एनालिटिक्स का काम था। उस ज़माने में मैं टेलीकम्युनिकेशन के उस डोमेन में काम करता हूँ जिसके अंदर उस ज़माने में भी डेटा सेंट्रिक काम होता था। बहुत ज़्यादा डेटा आपको मिलता था और उसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ता था। तो मुझे उस ज़माने से डेटा एनालाइजिंग की आदत पड़ी। मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्विकली बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इन लाइफ जर्नीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मैं बिज़नेस करता था। अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में 2000 के अंदर हमारी एक वेबसाइट थी। हमारी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 दोस्त थे, हमने अलग अलग अपनी वेबसाइट स्टार्ट की थी। मेरी इंडिविजुअल अपनी अलग वेबसाइट थी, 2-3 दोस्त और थे, उनकी अलग वेबसाइट्स थी, और हम लोग ई कॉमर्स का काम करते थे। उस ज़माने में इतना रेवेन्यू आ गया था कि मैं यूके की मास्टर्स की फ़ीस अपनी खुद पे की थी मैंने। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो एक अलग डोमेन है, अलग टॉपिक है। और इसी तरह से ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स जो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी काम किया, उसके अंदर भी हसलिंग मेरी आदत रही है। मैं कॉन्स्टेंटली हर 2 साल, 1 साल बाद कुछ ना कुछ नया कर रहा होता हूँ, जिसकी जो कभी कामयाब हो जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कामयाब नहीं होती हैं। और लेकिन वो जो अनसक्सेसफुल एंडेवर्स होते हैं उसमें मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोला हुआ है कि जो भी चीज़ आप अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आपको फ़ायदा ना हो, तो उसका एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो बहुत सारी चीज़ें उनमें से कामयाब हुई हैं वो अभी तक चल रही हैं, मॉनेटरी एस्पेक्ट से भी और वैसे भी जो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट 20 ईयर्स से जो मैं काम कर रहा हूँ वो बेसिकली एज आई सेड कि मेरी पहली जो जॉब थी, मैं उसी डोमेन में
काम करता रहा हूँ डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि मैं किन किन कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ और किस लेवल पे काम कर चुका हूँ। और अभी भी मैं एक टेलीकॉम कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। हमारी डोमेन के अंदर बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे डेटा आता है और उसको हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है। ये चीज़ डेटा एनालिसिस मुझे हर डोमेन के अंदर नज़र आने लगी जब मैं थोड़ा सा काम स्टार्ट किया इसके अंदर। एक्स्ट्रा काम मैं जब कर रहा था उसके अंदर अपनी जॉब के अंदर, तो मैंने कहा कि यार ये चीज़ें मैं और जगहों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो स्टार्ट में एज आई कम फ्रॉम अ हम्बल मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे था भी कि यार पैसे भी कमाने हैं और चीज़ें भी करनी हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है। शुरू में सेविंग्स का आइडिया था, बाद में पता चला कि सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर जब इन्वेस्टमेंट में आया तो एज आई मेंशन बिफोर इन द वीडियोस के मैं प्रॉपर्टी के अंदर गया, क्योंकि हमें और कुछ पता ही नहीं था उस ज़माने में। इवेंचुअली जब मैं दुबई मूव हुआ तो उसके बाद कुछ अरसे तक मैं अपने घर का टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने पहले वाली वीडियोज़ में बताया हुआ है, वो मैंने बनाया। जब सारी चीज़ों से फारिग हो गए तो फिर थोड़ा सा दिमाग खुलने की बारी आई कि यार अब क्या करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में काम कर लिया, जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल किस्म के इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज होते हैं ना, उस पर काम कर लिया था। स्टॉक्स में मैंने कभी काम नहीं किया था। अच्छा, स्टॉक्स में एंट्री बहुत पहले म्यूचुअल फंड्स में काम किया था, लेकिन वो बहुत थोड़े अरसे के लिए, जब उसमें फ़ायदा नहीं हुआ 6-8 महीने में छोड़ दिया था। जब दोबारा से एंटर होने का ख्याल आया, ये 2018 और 17 की बात है, तो उस ज़माने में स्टॉक मार्केट बहुत हाई पे गई हुई थी। फिर अगेन म्यूचुअल फंड लिया, म्यूचुअल फंड के अंदर नुकसान हुए अगेन। एज आपको पता है कि स्टॉक मार्केट कहाँ से 2017 के बाद से अब तक वो उस लेवल पे नहीं आई है, तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी उस तरह से नहीं है। लेकिन एक चीज़ जब उसके डेटा को एनालाइज करना शुरू किया, मैंने यूएस के डेटा को एनालाइज किया, मैंने इंडिया के डेटा को एनालाइज किया, मैंने पाकिस्तान के डेटा को एनालाइज किया, इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज किया, तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि यार ये चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ होगी वो कंसिस्टेंसी मांगती है, लेकिन ये चीज़ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आप तबाह हो जाएंगे अगर आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेंगे। मैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। डे ट्रेडर में मैंने एक एंडेवर कर लिया था 2011 में आई थिंक, जिसके अंदर मैंने डे ट्रेडिंग भी की थी मैंने, जिसके अंदर थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया था। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाकर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसमें नुकसान भी किया था। मोर देन दैट, नुकसान के अलावा उसमें मैंने एक चीज़ सीख ली थी कि डे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेवरेज पे काम नहीं करना चाहिए। फिर जब ये 2018 के अंदर मैंने एज आई सेड के म्यूचुअल फंड में दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, फिर 2019 तक मैं उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़े बहुत पैसे डालता रहा। कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन मैं डालता रहा। उसका डेटा को मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है उसके अंदर, म्यूचुअल फंड्स किस तरह के हैं, क्या क्या म्यूचुअल फंड्स हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी मार्केट क्या चीज़ होती है, इनकम फंड्स कौन से होते हैं, गोल्ड किस तरह से वर्क कर रहा होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं इन बिटवीन 1 से 2 साल में इस तरह को स्टडी कर रहा था। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। जब मैंने 2019 एंड में 20 स्टार्ट में जब मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखना शुरू किया कुछ, क्योंकि मैंने कहा यार म्यूचुअल फंड्स मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, मैं परसिस्टेंट रहूँगा, 20 साल 30 साल बाद मुझे कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा चीज़ें समझ में आए कि म्यूचुअल फंड खुद किस तरह काम कर रहे हैं। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा नहीं यार, आपको स्टॉक मार्केट के अंदर खुद इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। तो पिछले 1 साल से मैं इसमें इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, और आई एम हैप्पी कि मैं जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा हूँ और थोड़ी सी नॉलेज मुझे जो मिल रही है। इसी दौरान मुझे कुछ यूट्यूब वीडियोज़ मैं देखता था, क्योंकि ये सारा ओपन सोर्स है। आप भी अगर मैं एज एन इंजीनियर अगर मैं देख सकता हूँ कोई चीज़, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर तरह के प्रोफेशन के अंदर है। मैं डॉक्टर्स को भी जानता हूँ, मैं लॉयर्स को भी जानता हूँ जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो अपना उसको प्रॉपर वे ऑफ लाइफ भी बना लिया है और उसी से मतलब अपना काम चला रहे हैं। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली मेहनत चाहिए होती है, थोड़ी सी स्टडीज़ चाहिए होती हैं। इतना आसान नहीं होता, जल्दी करना इतना आसान नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो जब मैं ये काम कर रहा था, मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी, मैंने ब्लॉग्स देखे, मैंने और रिसर्च मटेरियल देखा, तो मुझे खुद ख्याल आया कि यार जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो प्रॉब्लम है, जो कि किसी को समझ ही नहीं आती बात, वो अनबिलीवेबल है। आप अभी पर्सनल फाइनेंस इन पाकिस्तान सर्च करें, आपको देखें कौन कौन सी वीडियोज़ आएंगी। आप अभी सर्च करें पर्सनल फाइनेंस इन इंडिया, एंड आप पर्सनल फाइनेंस वैसे ही सर्च कर लें, आप पर्सनल फाइनेंस इन फिलीपींस सर्च कर लें, आप कुछ भी सर्च कर लें इस तरह की चीज़। पर्सनल फाइनेंस इन इंडिया सर्च करेंगे, आपको 5 मिलियन वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे इस तरह के चैनल्स, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 3 मिलियन, इस तरह के चैनल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। आप पर्सनल फाइनेंस इन पाकिस्तान सर्च करेंगे, वो आपको मेरा चैनल आएगा सामने, या और थोड़े छोटे मोटे ऐसे चैनल आएंगे जो शायद उतना अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे। मैं भी कोई इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि और लोग आएँ ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले इस तरह की, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि मुझ जैसा कंटेंट और शायद कोई और नहीं बना रहा।
जिसमें बहुत सारे लोग बना रहे हैं जो स्टॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकली बना रहे होते हैं या किसी और लाइफस्टाइल के ऊपर बना रहे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पर्सनल फाइनेंस को मैंने नहीं देखा कि अभी तक पाकिस्तान में कोई बना रहा हो। जो कि इंडिया में आपको बहुत सारे चैनल इस तरह के मिलेंगे जो प्रोडक्टिविटी और पर्सनल फाइनेंस को साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एज इंपॉर्टेंट एज पर्सनल फाइनेंस है, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो आप अपनी फाइनेंस को इंप्रूव नहीं कर सकते। सो दैट वाज द रैशनल बिहाइंड मेकिंग दिस यूट्यूब चैनल। होपफुली आई एम मेकिंग अ कम्युनिटी जो कि आगे चल के एक दूसरे को फ़ायदा करें हम लोग। अभी मैं सोलो एक ट्रिप के ऊपर हूँ, लेकिन होपफुली मैं और लोगों के साथ कोलैबोरेट करूँ। मुझे और लोग चाहिए इस तरह के जो इसके अंदर पैशनेट हो। आप ये सोचें ना, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में पॉपुलेशन इंडिया से 1/5 होगी, लेकिन जो इस तरह के चैनल्स हैं उनका जो रेशियो है वो बिल्कुल भी अकॉर्डिंगली नहीं है इंडिया के साथ। आप इवन पर्सनल फाइनेंस इन फिलीपीन सर्च करें, आपको देखें वहाँ पर भी 100K के सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स मिल जाएंगे आपको, और इंटरनेशनली तो आपको मिलियंस के सब्सक्राइबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी सेविंग्स का जो रेशियो है पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो सीवियरली अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पाकिस्तान का 5.5 है। इंडिया का प्राइस टू अर्निंग आई थिंक 20-21 समथिंग है। यूएस या शायद 25 है। यूएस का तकरीबन 30+ है। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो मैं ये वैल्यूज़ बता रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की कोई रैंकिंग, पैलेस्टाइन का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बाय द वे 12 के करीब है। तो ये जो नंबर्स बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कोई बिलो पार है इन कंट्रीज से। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट चीप है, और चीप होने का मतलब यही है कि बेसिकली लोगों का इन्वेस्टमेंट में रुझान है वो नहीं है। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इस चीज़ के अंदर। लोग प्लॉट्स में लगे हुए, लोग ठीक है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट बहुत अच्छा एक एसेट होता है, लेकिन मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं कि और इसी बात पे मैंने बेसिकली जो मेरा दिमाग रियल एस्टेट से हटा था वो यही रीज़न था कि जब मैंने ओवरऑल एक ट्रेंड देखा था रियल एस्टेट के अंदर, तो वो मुझे पता चला था कि यार वो इतना कोई ख़ास ट्रेंड भी नहीं है कि हम उसको पीछे पड़े रहते हैं। हमें नज़र आता है एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर कि एक घर इतने का था और इतने का हो गया, या एक घर एक फिजिकल वैल्यू होती है जिसकी वजह से हम लोग उसको सेलेक्ट किया हुआ होता है हमने। लेकिन जब हम स्टॉक की मार्केट की बात करते हैं और उसको उतनी ही देर के लिए होल्ड करते हैं जितनी देर के लिए हम एक घर को होल्ड करेंगे, तो फिर आप देखें उसकी प्राइस और उसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि 10,000 रुपये अगर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट किए होते 2000 के अंदर, तो आज वो 3 लाख प्लस 3,50,000 के करीब बन चुके होते, जो कि घर की प्राइस के अंदर आपको कहीं, एक तो ये कि घर की प्राइस बिग टिकट आइटम होता है घर या प्रॉपर्टी, उसके अंदर वैसे ही इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कितना रिटर्न मिलता है वो इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, ना उसका रेंटल मिला लें तब भी इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये बात नहीं समझ में आती हम लोगों को, अभी हमारी एज अ नेशन हमें समझ नहीं आ रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना। एनीवेज, मैं जो कह रहा था कि जो मेरा मोटिवेशन था यूट्यूब चैनल बनाने का वो ये था कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, और इस जर्नी के अंदर डेफिनेटली मुझे भी फ़ायदा होगा, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा और लोगों का भी फ़ायदा होगा। और जब इस तरह से आप कम्युनिटी बना के काम करेंगे तो नए लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, और आप इसमें फ्लरिश ही करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑफकोर्स इसमें टाइम बहुत लगता है, इसमें एक वीडियो में 7-7 8-8 घंटे लग जाते हैं, और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। शूटिंग में शुरू में कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरह करनी है शूटिंग, कैमरे से करते थे, मोबाइल के कैमरे से करते थे, अब कैमरा लिया है तो वो मतलब इसमें बहुत सारे एक जर्नी है जो मैं अलग से, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर, जैसे मेरी कौन से मैंने डिफरेंट बिजनेसेस किए हैं, अभी भी मैं कौन सा साइड बिजनेस कर रहा हूँ या साइड हसल्स कर रहा हूँ, इसके अलावा यूट्यूब की क्या सिनेरियो है, किस तरह से यूट्यूब की अर्निंग होती है, किस तरह से कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आप साइड इनकम्स बना सकते हैं। बाय द वे साइड इनकम पे एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनफैक्ट शायद इस वीडियो से पहले या बाद में आए वो वीडियो, उसका भी लिंक अगर पहले आएगी तो मैं डेफिनेटली उसका लिंक लगाऊंगा। इसके अलावा कुछ मिथ्स थी पाकिस्तान के अंदर, ये मैं बताना भूल गया था उस टाइम पर, कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे बोलते थे कि यार पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि यूएस डॉलर इतना अप्रिशिएट हो जाता है, डिप्रिशिएशन हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं उसको भी प्रूव कर चुका हूँ उन लोगों को, अब उनको भी समझ में आ गई फ्रेंड्स को कि भाई यूएस डॉलर एक ख़ास लेवल से अप्रिशिएट करता है पाकिस्तान के अंदर। डिप्रिसिएशन जो होती है पीकेआर की वो तकरीबन 5.5% है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर टर्म। अगर आप देखें ये जो कुछ पीक्स आती हैं वो फॉर सम रीज़न आती हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप यहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से कितना डिवैल्यू होना चाहिए पाकिस्तानी रुपये को। इसके अलावा 2 दिसंबर 2020 को मार्केट क्रैश की थी, स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट कोविड जैसी सिचुएशन हो गई थी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।